आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप सबको हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के नियम के बारे में बताएंगे। और इस नियम को बताने के पहले हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हम पहले उसको जान लेते हैं, तब जाके हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का नियम जो है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लकार के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय वाक्य को हम किस लकार में लिखते हैं और उसको हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लकार किसे कहते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक प्रश्न बताएंगे इससे संबंधित। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि लकार किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां पर कौन कौन से लकार प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए लकार। हेडिंग लिखिए लकार। लकार ये आपकी हेडिंग हो गई। और इसकी परिभाषा है किसी कार्य को करने में, किसी कार्य को करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, उसे हम लकार कहते हैं। उसे हम लकार कहते हैं। ये लकार की परिभाषा है। किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। ये तो संस्कृत की भाषा में है लकार किसे कहते हैं, और इसी को हिंदी में, लकार को ही हिंदी में काल कहते हैं और हिंदी में इसे काल कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी लकार को टेंस कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, तीनों एक ही बातें हैं। संस्कृत भाषा में लकार बोला जाता है और हिंदी भाषा में इसी लकार को काल कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में लकार को टेंस कहते हैं। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि लकार किसे कहते हैं। अब लकार जानने के बाद हम आपको ये बता दें कि लकार के प्रकार। तो आप लोग हेडिंग लिख लें लकार के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सभी हेडिंग और सभी प्रश्न ध्यान से समझें और साथ ही साथ नोट करते चलें अपनी कॉपी पर। लकार के प्रकार, वैसे लकार के प्रकार की बात करें तो लकार कुल 10 प्रकार के होते हैं। लकार कुल 10 प्रकार के होते हैं। अगर हम कुल लकार की बात करें तो लकार कुल 10 प्रकार के होते हैं।
ये जो 10 प्रकार हैं, ये आपको इंटर के बाद आप बीए में संस्कृत लेंगे तो वहां पर आपको लकार की कुल संख्या 10 बताई जाएगी। लेकिन अगर हम इंटर तक संस्कृत लिए हैं या हिंदी लिए हैं, अगर वहां पर लकार की बात करें तो लकार 5 प्रकार के होते हैं। इंटर तक अगर हम लकार की बात करें तो लकार की संख्या 5 मानी जाती है, यानी कि इंटर तक 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इंटरमीडिएट तक ज्यादातर लोग लकार की संख्या 5 ही बताते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 5 ही लकार का प्रयोग इंटर तक किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से जो 5 लकार हैं इन्हीं को पढ़ेंगे, आप लोग इसे अच्छे से समझें। तो लकार मुख्य रूप से इंटर तक की बात कर रहे हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसे लिखिए कि लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और उसमें से पहला लकार है लट लकार। पहला लकार है लट लकार। अब इसे चाहे आप लोग लिख दें हेडिंग लट लकार, हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 लिखिए, लकार का नाम है लट लकार। पहला लकार है लट लकार। और लट लकार का प्रयोग कहां पर होता है, आप लोग इसे भी लिख लीजिए। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं, आप लोग इसको भी समझ लें। जहां पर कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है वहां पर लट लकार का प्रयोग होता है, या उसे लट लकार कहते हैं। जैसे है मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, यह लट लकार का उदाहरण है। मैं किताब पढ़ता हूं, ये हमारा वाक्य वर्तमान काल है। और जब हमारा वाक्य वर्तमान काल का रहेगा तो उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं किताब पढ़ता हूं, या इसके स्थान पर यह भी हो सकता है मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो यह भी हिंदी में वर्तमान काल ही माना जाएगा। आप लोग इंग्लिश में ना जाइए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद करने के नियम अलग अलग होते हैं। और ये अगर हिंदी में आप देखोगे तो दोनों मैं किताब पढ़ता हूं और मैं किताब पढ़ रहा हूं, दोनों वाक्य वर्तमान काल के हैं और वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। तो आप लोग इसे यही समझिए कि मैं किताब पढ़ता हूं या मैं किताब पढ़ रहा हूं, दोनों एक ही हैं। और इसकी पहचान क्या है, वर्तमान काल की पहचान क्या है, तो वर्तमान काल की पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं ये लगे रहते हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो आदि ये शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। अगर इस तरह से वाक्य अगर हमारा रहे तो वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है
और वर्तमान काल में आप लोग ध्यान दें, लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम लिखते हैं दूसरा लकार, और दूसरा लकार है लोट लकार। हमारा दूसरा लकार है लोट लकार। अब लोट लकार का प्रयोग कहां पर होता है, ये आप लोग नोट करना है। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा के अर्थ में। आज्ञा के अर्थ में। अब ये आज्ञा के अर्थ में क्या है इसका मतलब, तो आप लोग ये समझिए, जहां पर हम किसी को कुछ कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं, जैसे हम बच्चों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम किताब पढ़ो। अब हम बच्चे से कह रहे हैं उसे कि तुम किताब पढ़ो, यानी कि हम उसे किताब पढ़ने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। या हम उससे कह रहे हैं तुम पानी लाओ, तो उसे हम आज्ञा दे रहे हैं कि वो हमारे लिए पानी लाए। तो जहां पर आज्ञा दिया जाता है, अगर इस तरह का वाक्य आता है तो उस वाक्य में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे जैसे अब लोट लकार का उदाहरण आप लोग देख लें, तुम किताब पढ़ो। तुम किताब पढ़ो। अब यहां पर आज्ञा दी जा रही है कि तुम किताब पढ़ो, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसे किताब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य में लोट लकार का प्रयोग होगा। और अब आपको हम तीसरा लकार बताते हैं, और तीसरा लकार है विधिलिंग लकार। तीसरा लकार है विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार का प्रयोग कहां पर होता है, तो चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में। अब ये चाहिए के अर्थ में ये क्या है, आप लोग इसे भी समझें। विधिलिंग लकार का प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है जिस वाक्य के अंत में, कैसे वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में, जिस वाक्य में हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा रहता है, वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब आपको हम एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे यहां लिख देते हैं सभी में जैसे, यहां भी जैसे, और यहां भी जैसे। अब जैसे में आपका ये उदाहरण हो जाता है, जैसे तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। आप लोग ध्यान दें, इस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है, तो यहां देखें चाहिए के अर्थ में, अर्थात जहां पर चाहिए शब्द लगा रहता है, इस तरह के वाक्य अगर आ जाते हैं, तो इस तरह के वाक्य के आ जाने से हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए। अब इस तरह का वाक्य आता है जहां पर चाहिए शब्द लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम विधिलिंग लकार में अनुवाद करते समय अनुवाद करते हैं, यानी कि विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब चौथा लकार आप लोग नोट करें। चौथा है लंग लकार। अब लंग लकार में किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो हम लिखेंगे भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल के वाक्यों के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। अब भूतकाल क्या है, तो भूतकाल का मतलब ये होता है जो कार्य पूर्व समय में हो चुका होता है, उसे
भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय गया था। अब विद्यालय कब गया था? कल गया था। तो अब यहां पर लिख देते हैं, जैसे मैं कल विद्यालय गया था। मैं कल विद्यालय गया था। अगर इस वाक्य को हम ध्यान से देखें तो यह वाक्य भूतकाल का है, क्योंकि इसमें कार्य पूर्व समय में पूरा हो चुका है। मैं कल विद्यालय गया था। कब विद्यालय गया था? कल, यानी कि कार्य हो चुका है। तो जहां पर ऐसे वाक्य आए कि कार्य पूर्व समय में हो जाने का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है और वो हिंदी में भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसके अलावा मैं कल बाजार गया था, मैं कल प्रयागराज गया था, या मैं कल बनारस गया था। तो जहां पर इस तरह से वाक्य आए कि कार्य का पूर्व समय में होने का पता चले, तो ऐसे वाक्यों में लंग लकार का प्रयोग होता है। और पांचवा लकार है लिट लकार। अब लिट लकार का प्रयोग कहां पर होता है, आप लोग ये ध्यान दें। लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य काल में। अब ये भविष्य काल क्या है, आप लोग इसे भी जाने। तो भविष्य काल का मतलब ये होता है कि जब कार्य आने वाले समय में होने का बोध हो। जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, तो वहां पर भविष्य काल होता है, और भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान दें। अब इसका एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे मैं कल प्रयाग जाऊंगा। मैं कल प्रयाग जाऊंगा। अब देखिए, मैं कल प्रयाग जाऊंगा, कब जाने की बात हो रही है? कल। और ये आने वाले समय की बात हो रही है। और एक पहचान इसकी ये भी है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए, तो वहां पर भी भविष्य काल होता है, और भविष्य काल के वाक्यों में लिट लकार का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं कल प्रयाग जाऊंगा, तो आने वाले समय की बात हो रही है, अभी गया नहीं है कोई व्यक्ति। वो क्या कह रहा है कि मैं कल प्रयाग जाऊंगा। तो जब आने वाले समय की बात में काम होने का बोध हो, जब आने वाले समय में काम के होने का बोध हो, तो वहां पर भविष्य काल होता है, और भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। तो ये 5 लकार हैं, और 5 लकार के आपको हम नाम बता दिए, और वह कब प्रयोग होता है, कहां पर प्रयोग होता है, ये भी बता दिए। तो आप लोग इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप लोग लकार याद कर लीजिए, और लकार के साथ साथ किस लकार का प्रयोग किस काल में होता है, कहां पर होता है, इसे भी अच्छी तरह से याद कर ले। साथ ही साथ आप लोग उस तरह के 1-2 वाक्य भी याद कर ले, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इतना आप लोग याद कर ले, और याद करने के बाद हम और आपको बता रहे हैं कुछ चीजें और हैं। बिना इन सब के याद किए आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं आएगा। तो आप लोग इसे लिख लें। अब इसको मिटाने चल रहे हैं, और इसके बाद और क्या जरूरी है अनुवाद में, उसे आप लोग समझें। और लकार जानने के बाद आपको दूसरी बात ये याद रखनी होती है कि संस्कृत में हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम बता रहे हैं, और उसके क्या क्या तरीके हैं वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो
हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के पूर्व क्या क्या हमें याद रखना जरूरी है, तो हम अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। अभी वो बारीकियां हम लोग सीख रहे हैं। तो लकार हम लोग अभी पढ़ लिए कि कितने लकार होते हैं और किस लकार में किस काल का प्रयोग किया जाता है या किस काल में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। ये बातें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब इतना जानने के बाद हम ये जानेंगे कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं और कितने वचन होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। कोई भी पूछ सकता है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो आप बताइए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट ये है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो आप ये भी याद रख लीजिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आप लोग इसे भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। और संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3। दोनों 3 होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। अब इतना जानने के बाद अब संस्कृत में जो 3 पुरुष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसे भी याद रखना आपको जरूरी है। तो संस्कृत में जो 3 पुरुष होते हैं वो कौन कौन से हैं, अब उसको आप नोट करिए। तो इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं, उससे बताते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आप लोग नोट कर लें, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। और इसके साथ साथ है, अब हम आपको ये बताएं कि संस्कृत में जो 3 वचन होते हैं और जो 3 पुरुष होते हैं वो कौन कौन से हैं। हिंदी में तो 2 वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। आप लोग इसे याद रखिए। कभी कोई पूछ सकता है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो आप लोग बताइए कि हिंदी में 2 वचन होते हैं। क्या क्या नाम है उसका? 1 वचन और 2 वचन। अगर संस्कृत में पूछता है कि कितने वचन होते हैं, तो आप बताइए 3 वचन। पूछेगा कौन कौन होते हैं, तो 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन। अब पहले हम पुरुष की बात बताते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3। तो यहां लिख देते हैं पुरुष। क्या लिखते हैं? पुरुष। अब कौन कौन से पुरुष होते हैं? तो पहला है प्रथम पुरुष। पहले पुरुष का क्या नाम है? प्रथम पुरुष। और दूसरे पुरुष का क्या नाम है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष है। और तीसरे पुरुष का क्या नाम है? उत्तम पुरुष। पहले पुरुष का नाम है प्रथम पुरुष और दूसरे का नाम है मध्यम पुरुष और तीसरे का नाम है उत्तम पुरुष। और अब ये आप ध्यान दीजिए, 1 वचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। 1 वचन, एक का नाम है 1 वचन और दूसरे का नाम है द्विवचन और तीसरे का नाम है बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन। और कितने पुरुष होते हैं संस्कृत में? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आप लोग ध्यान दें, अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। अब ये हम आपको पहले शुरू करते हैं। उत्तम पुरुष से घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से समझें। उत्तम पुरुष के, अब यहां पर कर्ता, ये इसे हम कर्ता भी कह सकते हैं। अब पुरुष तो 3 होते हैं, अब कर्ता आप लोग ध्यान दीजिए। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्रथम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, ये बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं उत्तम पुरुष से, आप लोग बहुत आराम से समझे। उत्तम पुरुष का कर्ता है मैं। ध्यान दीजिए, एक वचन में क्या होता है, मैं। और यही दो वचन में जब जाता है मैं, तो हो जाता है हम दोनों। और यही जब बहुवचन में चला जाता है तो वो कहलाता है हम सब। हम सब, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। एक वचन में मैं, दो वचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब। अब मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, तो एक वचन में तुम, और इसी का दो वचन में हो जाता है तुम दोनों, और इसी का बहुवचन में हो जाता है तुम सब। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन है, एक वचन में तुम और दो वचन में तुम दोनों और बहुवचन में तुम सब। अब हम आते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता के अंतर्गत। तो प्रथम पुरुष के कर्ता है एक वचन में वह, और दो वचन में हो जाता है वह का वे दोनों, और बहुवचन में हो जाता है इसी का वे सब। अब ध्यान दीजिए आप, हमारे कर्ता कितने हो गए, तीन हैं। कौन कौन से, मैं, तुम, वह। यहां पर अभी तीन है, लेकिन आप लोग समझिए, बहुत आराम से समझिए। इसमें जो वह है, वह ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। और वैसे तुम पुल्लिंग हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। और वैसे मैं पुल्लिंग हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो जब पुल्लिंग होगा तो उसका अनुवाद क्या होगा, और जब स्त्रीलिंग होगा तो उसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, ये भी आप लोग जाने। तो मैं का संस्कृत में अनुवाद होता है, मैं का संस्कृत में अनुवाद होता है अहम। अहम कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान दें, मां में हालत रहेगा। और मैं, चाहे ये पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए अहम का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम दोनों का, और हम दोनों चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए आवाम का प्रयोग किया जाता है। और हम सब चाहे पुल्लिंग में आए और चाहे स्त्रीलिंग में आए, दोनों के लिए वयम का प्रयोग किया जाता है। तो मैं का संस्कृत में क्या होता है, अहम, हम दोनों का अवाम और हम सब का वयम। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, सब के लिए यही प्रयोग किया जाता है। अब वैसे तुम का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चाहे जो आए, दोनों के लिए तुम होता है। चाहे तुम पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग। वैसे तुम दोनों का क्या होता है संस्कृत में, युवाम, चाहे पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग। अब आते हैं तुम सब, और तुम सब में चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए आता है यूयम। अब इतना हम समझ लिए हैं। अब वह, वे दोनों, वे सब। इसमें अभी कर्ता ये दोनों तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये जो प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसको अगर हम ध्यान दें तो वह, वे दोनों, वे सब, ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता में तो यही और तीन है तो मैं एक ही मैं, और इसी का तीन वचन में प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में।
तो एक वचन में मैं रहता है, दो वचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब। उसी तरह तो मध्यम पुरुष कर्ता सिर्फ एक ही है, तुम, लेकिन ये दो वचन में तुम दोनों हो जाता है, बहुवचन में तुम सब हो जाता है। जैसे मैं वैसे तुम, लगभग मिलता जुलता है। मैं प्रथम पुरुष का करता है, तुम मध्यम पुरुष का करता है। और मैं का दो वचन में हम दोनों हो जाता है, बहुवचन में हम सब हो जाता है। वैसे तुम का दो वचन में तुम दोनों हो जाता है और बहुवचन में तुम सब हो जाता है। लेकिन प्रथम पुरुष की बात हम करें तो प्रथम पुरुष में एक वचन में वह होता है, दो वचन में वे होते हैं और बहुवचन में वे सब होते हैं। ये पुल्लिंग हो गया। और स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों, वे सब ये होता है। लेकिन दोनों का जो संस्कृत में अनुवाद करने का नियम है वो अलग अलग है। साथ ही साथ वह तो होता ही है और इसके अलावा वह प्रथम पुरुष का करता है। इसके अलावा और कौन से कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसकी हम बात करें तो एक नाम है। नाम में चाहे किसी पुल्लिंग का नाम हो और चाहे स्त्रीलिंग का नाम हो, वो भी प्रथम पुरुष के कर्ता के अंतर्गत आता है। जैसे अब राम ये किस पुरुष का करता है, तो आप बताइएगा प्रथम पुरुष का। राम ना आए, सीता आ जाए तो सीता किस पुरुष का करता है, तो आप बताइए प्रथम पुरुष का। यानी कि चाहे किसी लड़की का नाम हो चाहे किसी लड़के का नाम हो, वह प्रथम पुरुष के कर्ता के अंतर्गत आता है। चाहे